Hello friends. Today we are going to discuss about the phases of bacterial culture. यानी कि बैक्टीरिया जब हम बैच कल्चर में कल्टीवेट करते हैं तो वो किस प्रकार के फेजेस दिखाता है, या सिंपली हम बैच कल्चर जो होता है बैक्टीरिया का वो कैसे इंक्रीज होता है, देन कैसे डिक्रीज होता है, सेल का नंबर कैसे बढ़ता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो दैट इज इन फेजेस ऑफ बैक्टीरियल कल्चर इन बैच कल्चर, और सिंपली फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ भी हम इसको बोल सकते हैं। सो हम फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ देखेंगे अभी। फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, okay, so that is in batch culture। अभी इसका मीनिंग समझेंगे हम। सो व्हाट इज मीन बाय बैच कल्चर। बैच कल्चर किसको बोलेंगे? आप एक टेस्ट ट्यूब में ब्रॉथ लेते हैं या फिर फ्लास्क में ब्रॉथ लेते हैं। ओके, दिस इज द ब्रॉथ सॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। या फिर फ्लास्क लिया आपने, इस फ्लास्क में क्या किया आपने? So you have added a sterilized nutrient broth। ठीक है, आपके पास है nutrient broth। So suppose you inoculate this broth with specific type of culture। कोई तो भी एक कल्चर से आपने इसको इनोकुलेट कर दिया। तो so this medium contain nutrient solution। तो इनिशियली बैक्टीरिया एकदम से ही यहाँ पे ग्रो नहीं होगा। ओके, इनिशियली एकदम से ही ग्रो नहीं होगा। क्यों? इसका रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ पे कोई तो भी न्यूट्रिएंट जो है जो प्रीवियस मीडियम में प्रेजेंट थे उससे अलग होगी। सो बैक्टीरिया को एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बैक्टीरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद अगेन मल्टीप्लिकेशन के फेज के बाद उसकी ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट वहां पे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। बाद में उसकी डेथ होना चालू हो जाएगी। बैक्टीरिया या कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आप ऐड करेंगे। ओके, तो ये जो प्रोसेस हो रही है, वंस यू हैव इनोकुलेटेड फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम, जब आप फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम को इनोकुलेट करते हैं ठीक है, तो एक बैच कंप्लीट होने तक आप उसको कोई भी मतलब हाथ भी नहीं लगाते। ओके, सो यू आर नॉट डिस्टर्बिंग दिस कल्चर। तो इस कल्चर को हम क्या बोलते हैं? बैच कल्चर बोलते हैं। तो एक कंटिन्यूअस कल्चर होता है कि जिसमें क्या करते हैं? हम फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड करते रहते हैं और सेल को रिमूव करते रहते हैं। ठीक है, मतलब उसको स्पेंट मीडियम भी हम बोल सकते हैं। तो ये टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी क्लियर करनी थी बिफोर स्टार्टिंग टुवर्ड्स द फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। तो आपने क्या किया अभी? सो यू हैव एडेड द सेल इन फ्रेश मीडियम। तो हम अभी फेजेस समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन फेजेस से सेल को जाना पड़ता है। सो यू हैव एडेड द सेल। ठीक है, अब बैक्टीरिया की टेंडेंसी क्या होती है? सो व्हाट इज टेंडेंसी ऑफ सेल, बैक्टीरियल सेल दैट यू हैव एडेड इन फ्रेश मीडियम? अगर ये मल्टीप्लाई होता है, सो मल्टीप्लिकेशन अगर होता है इसका, सो मल्टीप्लिकेशन is generally by binary fission, ऐसे कंसिडर करते हैं हम। ओके, सो ऐसे भी मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है बाइनरी फिशन से ग्रो होते हैं। हमें इसका मीनिंग पता है कि मतलब क्या होगा? एक सेल जो है, सो दैट विल गिव्स राइज टू टू आइडेंटिकल सेल, सो दैट इज बाइनरी फिशन। ओके, इसको हम बोल सकते हैं। मतलब एक पैटर्न में क्या होगा? सेल का डिवीजन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे और क्या होगा? सो दिस वन सेल अगेन गिव्स राइज टू टू सेल, मतलब दो सेल से हमें चार सेल्स मिलेगी। सो नाउ इस पैटर्न से क्या होगा? सेल को जब हम फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं तो यहाँ से इसकी शुरुआत होगी। तो सेल को कुछ फेजेस में से जाना पड़ता है। तो इन फेजेस को क्या करते हैं? हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो फेजेस को क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं। प्लॉट करते हैं मतलब क्या? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर। सो नंबर ऑफ cells
ठीक है, एक प्लॉट तैयार करते हैं हम नंबर ऑफ सेल्स के अगेंस्ट। सो नंबर ऑफ सेल्स अगेंस्ट टाइम। ओके, मतलब सिंपली अगर रिप्रेजेंट करना है इसको तो किस प्रकार से करेंगे देखिए। सो यहाँ पे हम प्लॉट लेंगे, इस प्लॉट को हम क्या करेंगे, ठीक है, प्लॉट करेंगे। ओके, जिसमें क्या होगा, हम ले रहे हैं टाइम। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोला है हमने, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका नंबर बोल रहा है, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। तो इस प्रकार के जो प्लॉट होती है दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ कर्व। इसको क्या बोलते हैं हम, इट इज कॉल्ड एज ग्रोथ कर्व। एक प्लॉट है, so, इसी को हम क्या बोलते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ग्रोथ कर्व। तो अभी इसको ड्रॉ करने से पहले हमें एक एक स्टेप यहाँ पे समझना होगा कि किन किन फेजेस में से सेल को पास होना होता है या फिर बैक्टीरिया को पास होना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ तो भी नंबर हम क्या करेंगे, इस फ्रेश मीडियम में डाल देंगे। ओके, वी हैव एडेड, ठीक है, वी हैव एडेड दी सम नंबर ऑफ सेल्स, इनिशियली कुछ नंबर ऑफ सेल्स। अब जैसे जैसे टाइम चला जाता है, ठीक है, आपने तो फ्रेश मीडियम में तो ऐड कर दिया सेल को, लेकिन जैसे जैसे टाइम का पास होता है तो क्या होगा यहाँ पे, सो देयर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। लेकिन इनिशियल फेज में आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं दिखता है। ठीक है, आपने ले लिया अभी यहाँ पे हाफ आवर, 1 आवर, 1.5, 2, ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या किया, टाइम को प्लॉट किया। तो इनिशियल फेज में सेल का कोई भी नंबर इंक्रीज नहीं होता है। ओके, इस फेज को हम क्या बोलते हैं, सो दिस फेज इट इज कॉल्ड एज, this phase it is called as lag phase, lag phase। ओके, मतलब ये पहला फेज है। ओके, बैक्टीरिया को जब आपने फ्रेश मीडियम में डाल दिया तो इस फेज से इसको जाना होता है। सो व्हाई देयर इज नो ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ क्यों नहीं है, व्हाई? तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे एक देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो प्रीवियस मीडियम था उसकी कंपैरिजन में हियर देयर आर न्यू न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू प्रीवियस मीडियम। जो प्रीवियस मीडियम था उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या होगा, सॉरी मीडियम में न्यू न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे होगी। तो इसका क्या मतलब होगा कि बैक्टीरिया हैज टू सिंथेसाइज क्या सिंथेसाइज करेगा, हैज टू सिंथेसाइज न्यू एंजाइम्स। अगर ये मीडियम अलग है तो ओके, न्यू एंजाइम्स इसको सिंथेसाइज करने पड़ेंगे। अगर सॉइल से आप बैक्टीरिया को डायरेक्टली न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे तो यहाँ पे तो कंडीशंस अलग है। सो इट सिंथेसाइज न्यू एंजाइम्स फॉर मेटाबॉलिज्म, और क्या सिंथेसाइज करेगा, न्यू प्रोटीन के साथ साथ, यहाँ पे न्यू एंजाइम के साथ साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्टर जो है, ट्रांसपोर्टर, तो ये भी अलग सिंथेसाइज करने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सेल्स यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है। सो सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर चल रहा है। ओके, सो मेटाबॉलिज्म इज ऑनगोइंग, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है। ओके, इंक्रीजिंग। सो सेल की साइज भी बढ़ रही है, सेल की साइज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सेल्यूलर सिंथेसिस जो है ये भी हो रहा है, सेल्यूलर सिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे बढ़ क्या नहीं रहा है, सिर्फ सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है।
तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इस फेज को हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज लैग फेज। ओके, सो फेज 1 इट इज कॉल्ड एज लैग फेज। मतलब 4 फेजेस हमें अभी और देखने हैं, ठीक है। तो ये पहला फेज हो गया 4 में से, सो दैट इज कॉल्ड एज लैग फेज। तो ये फेज क्यों होता है, हम बोलेंगे हमने मीडियम में डाल दिया सेल को, उन्होंने मल्टीप्लाई होना चाहिए लेकिन नहीं हो रही है सेल। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इसको सेल को क्या करना पड़ रहा है, सो इट इज मेकिंग एडजस्टमेंट। ओके, एडजस्टमेंट विथ न्यू एनवायरमेंट। अगर फिर आपने समझो कि अगर सेल को सेम मीडियम में अगर ट्रांसफर कर दिया तो सेल में यहाँ पे लैग ज्यादा नहीं दिखेगा, लैग फेज ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ओके, तो लैग एकदम से छोटा हो जाएगा वहां। तो ये पहला फेज हो गया। अब सेकंड फेज होता है, दूसरे फेज में से भी सेल को जाना पड़ता है, दैट इज फेज सेकंड। ठीक है, अब सेल क्या एकदम से ट्रांजिशन में नहीं जाती, ठीक है, एकदम से दूसरे फेज में नहीं जाती। So it has to pass through certain transition phases. Okay, gradually ये क्या होगा, सेल देखिए यार, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाया है, यहाँ पे देखिए स्लाइड कर्व है। मतलब इनिशियली कुछ सेल्स मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, कुछ नहीं होगी। तो इसीलिए क्या है जो है हमें एकदम से इंक्रीज नहीं दिखता है। तो ये देखिए इस प्रकार से सेल का नंबर अभी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो लीनियर, तो यहाँ पे हमें लीनियर रिलेशनशिप दिखती है। तो इसी फेज को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज। सो दिस फेज इट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फेज, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉग फेज। लॉग फेज, नॉट लैग। ओके, लैग और लॉग अलग अलग फेजेस। अब एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होगा, हमने पहले ही देखा है। सो सेल्स आर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। मतलब कैसे, देखिए, सो 1 सेल विल गिव्स राइज टू 2, 2 विल गिव्स राइज टू 4 एंड 8, 16, 32 एंड सो ऑन। ओके, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक विशिष्ट पैटर्न है। मतलब कैसा पैटर्न है, 2 टू द पावर 1, यहाँ पे नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। सो 2 टू द पावर 2 आएगा तो 4 आएगा। सो 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। ये जो ऊपर का नंबर है इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ जनरेशंस। ओके, जो हमने एक प्रीवियस इक्वेशन में ऑलरेडी इसका जो मीनिंग है वो डिस्कस कर रखा है। तो मतलब क्या है, सेल जो है एक्सपोनेंशियली, पावर जो है ना, इस पावर में क्या हो रही है, सेल इंक्रीज हो रही है। पावर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ जनरेशन। सो जितनी नंबर ऑफ सेल्स रहेंगी और जितनी उसकी जनरेशन रहेगी उस हिसाब से उसका ये जो है नंबर तय होगा। ठीक है, तो हमने तो कोई 1 सेल से तो कोई स्टार्ट करता नहीं है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो सेल्स वहां पे ऑलरेडी होगी। तो सेल का जो नंबर है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। देयर इज अ linear increase in cell number with respect to time. So that's why this phase it is called a log phase. क्या बोलते हैं इसको, log phase। तो यहाँ पे मतलब सेल जो है वेरी हाईली एक्टिव, ठीक है, एक्टिव मेटाबॉलिकली। ओके, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगी। सो जनरली प्रेजेंट इन सेम फिजियोलॉजिकल स्टेट, सेम फिजियोलॉजिकल स्टेट, ठीक है, सेम फिजियोलॉजिकल स्टेट में रहेंगी सेल्स। सबकी सब सेल जो है एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स रहेंगी। ओके, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स कैसे रहेंगी, एक्टिवली डिवाइडिंग रहेंगी। कंटिन्यूअस वहां पे क्या होता रहेगा, इनका डिवीजन जो है वो चलता रहेगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज। हम अगर कोई बायोकेमिकल स्टडीज करते हैं तो सो फॉर बायोकेमिकल
studies we generally prefer so cells in exponential phase. इस फेज में की जो सेल्स रहेंगी उनको हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं. देखिए अभी यहाँ पे अगर आपने लॉग भी लिया, सो लॉग ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, लॉग ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, तो इस प्रकार की रिलेशनशिप आपको दिखेंगी स्ट्रेट. ठीक है, जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे नंबर ऑफ सेल जो है वो बढ़ते जाएगा. ओके, बढ़ते जाएगा. फिर से एक ट्रांजिशन फेज आएंगी यहाँ पे, ये बीच में की एक फेज आएंगी ट्रांजिशन. मतलब अब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फेज चालू हुआ, सेल का डिवीजन बहुत ज्यादा हो चुका है, तो नेक्स्ट फेज में क्या होगा. हाँ ठीक है, सेकंड फेज जो रहेगा इट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज. अब नेक्स्ट फेज जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज. ठीक है, थर्ड फेज जो हम लिखेंगे अभी, सो इट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज. सो फेज थर्ड, मतलब ये क्यों होता है स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज. सो व्हाट इज स्टेशनरी फेज. तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो चुके हैं, डिप्लीट हो चुके हैं. देयर इज डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, थर्ड फेज, डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, न्यूट्रिएंट डिप्लीट हो चुके हैं, मतलब ग्रोथ होगी क्या, नहीं. सो दैट्स व्हाई देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. देन accumulation of toxic chemicals. ठीक है, टॉक्सिक केमिकल जो है वो क्या होंगे, अकुमुलेट होगी. क्योंकि देखिए कोई भी सेल जो है मेटाबोलाइज होगी तो उसको कुछ तो भी बाय प्रोडक्ट भी रिलीज करेंगी. सो तो वहां पे क्या होगी, अकुमुलेट होगी. तो ये पहला रीजन हो सकता है यहाँ पे. ओके, सो देन accumulation of other byproducts, accumulation of byproducts. और क्या होगा, ऑक्सीजन डिप्लीशन होगा, ऑक्सीजन डिप्लीशन, क्योंकि इजीली ऑक्सीजन तो डिसॉल्व नहीं होता है. ओके, अगर फॉर एग्जांपल बैच कल्चर चल रहा है तो वहां पे कोई डिस्टरबेंस है नहीं, तो ऑक्सीजन का डिप्लीशन होगा. तो ये एक कारण हो सकता है. अब मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल जो है, मैक्सिमम कितना अटेन हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल. ठीक है, फॉर बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया के लिए ज्यादा से ज्यादा सेल का नंबर हो सकता है 10⁹ सेल्स पर ml. ठीक है, अब ये अल्गी और प्रोटिस्टा के लिए पॉसिबल नहीं है. प्रोटिस्टा और अल्गी के लिए मैक्सिमम नंबर 10⁻⁴ सेल्स पर ml जो है वो हो सकती है. ठीक है, मतलब ये नंबर अटेन कर लिया सेल ने, तो अभी जगह ही नहीं है वहां पे, न्यूट्रिएंट भी नहीं है वहां पे, तो अब एक ही पर्याय है वहां पे. तो क्या होगा, सेल की डेथ होनी होगी. ओके, सेल की डेथ होना, यही अल्टीमेट सॉल्यूशन यहाँ पे होता है. ठीक है, तो अभी ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, तो कुछ मेटाबोलाइट्स यहाँ पे सिंथेसाइज हो गए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या करेंगी, सेल सिंथेसाइज करेंगी. सो सेल्स आर जनरली रेजिस्टेंट टू फॉर एग्जांपल हीट शॉक. अगर इस फेज में है सेल तो स्टेशनरी फेज में, क्योंकि कुछ सेल्स क्या करती है, स्पोर्स वगैरह प्रोड्यूस करती है. हीट शॉक को रेजिस्टेंट है, रेडिएशन को रेजिस्टेंस है, रेडिएशंस. तो ये सारे चेंजेस हमें कौन से फेज में देखने को मिलेंगे, सो दी चेंजेस ऑकर इन स्टेशनरी फेज. अगर हमें कोई प्रोडक्शन वगैरह करना है, जैसे एंटीबायोटिक का वगैरह प्रोडक्शन करना है, तो ये इसी फेज में हो सकता है. जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल हम एंटीबायोटिक लिख सकते हैं.
ठीक है। तो ये सारे चेंजेस कौन से फेज में हो गए? स्टेशनरी फेज। अब लास्ट फेज होता है यहाँ पे जो क्लासिकल बैक्टीरियल ग्रोथ का हम स्टडी करते हैं, तो ये जनरली 4 फेजेस में ही हम इसको कंसीडर करते हैं। तो और भी कोई एडिशनल पॉइंट्स है हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे और देखेंगे हम, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे स्टेशनरी फेज में और एक कंडीशन हो सकती है, अगर आपने ये जो डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट है, तो कोई लिमिटिंग न्यूट्रिएंट आपने ऐड कर दिया, इफ यू ऐड लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, लिमिटिंग मतलब कि जिस वजह से ग्रोथ रुकी हुई है, जैसे कि फास्फोरस का सोर्स नहीं है, मतलब आप चाय बनाने वाले हैं और उसमें अभी शक्कर कम है, तो अब अगर चाय की क्वांटिटी बढ़ानी है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? शक्कर भी उसमें बढ़ानी पड़ेगी। अगर शक्कर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? चाय की क्वांटिटी भी आप क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो एक कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, अगर न्यूट्रिएंट कोई आप ऐड करते हैं तो बैक्टीरिया का नंबर जो है बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं, लेकिन उसको बाद में भी स्टेशनरी फेज में जाना ही है, तो इसको हम डायऑक्सिक ग्रोथ भी बोलते हैं। सो व्हेन वी ऐड लिमिटिंग न्यूट्रिएंट की अगर एडिशन करते हैं, देन उसकी वजह से क्या होगा? ग्रोथ विल बी रिज्यूम, ग्रोथ रिज्यूम, ठीक है। ग्रोथ क्या करेंगे? बैक्टीरिया रिज्यूम कर सकते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज अगर न्यूट्रिएंट आप फ्रेशली वहां पे कोई डालते नहीं है, तो उसको स्टेशनरी फेज से जाना है, और स्टेशनरी फेज के बाद आता है दैट इज कॉल्ड एज, सो इट इज कॉल्ड एज डेथ फेज, ओके, या फिर फेज ऑफ डिक्लाइन और डेथ फेज। अब स्टेशनरी फेज में और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको? स्टेशनरी फेज में देखिए, सो नंबर ऑफ सेल्स जो है, नंबर ऑफ सेल्स जो है डाइंग इज इक्वल टू न्यू सेल्स फॉर्म, ठीक है। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं, मतलब कोई फ्रेश सेल का एडिशन नहीं है वहां पे, ठीक है। अगर कोई सेल्स का डेथ हो रहा है तो न्यू सेल्स उतनी ही फॉर्म हो रही है, मतलब डेथ रेट और ग्रोथ रेट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं ड्यूरिंग स्टेशनरी फेज। लेकिन अभी उसके बाद जो होता है, ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक सेल जो है सरवाइव कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी बहुत से पैरामीटर लिखे हैं, उस वजह से सेल का नंबर तो कम होना ही है। तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज फेज ऑफ डिक्लाइन। तो ये भी एक ट्रांजिशन फेज के बाद चालू होता है, और फिर से क्या होगा? यहाँ पे सेल का जो नंबर है वो देखिए, देख सकते हैं हम, डिक्रीज होगा, ओके। सो इस फेज को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज डेथ फेज और डिक्लाइन फेज। तो यहाँ पे जो है, सो डेथ ऑफ सेल्स ऑकर्ड, ओके। जो कोई भी पैरामीटर है अभी ऑकरिंग, मतलब डेथ हो रही है, प्लस ऑटोलिसिस भी सेल का हो रहा है, ऑटोलिसिस मतलब डेथ ही हो रही है सेल की, तो उस वजह से सेल का जो नंबर है वो भी एक्सपोनेंशियली क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। ये सारे पैरामीटर हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि कौन से पैरामीटर है। अगेन accumulation of toxic metabolite, then depletion of nutrient, exhaustion of all nutrient sources, तो ये सारे के सारे चीजें जो है खत्म हो जाएंगी। अब ड्राई भी हो सकता है ना, मीडियम जो है वो ड्राई भी हो सकता है। आपने अगर मीडियम को वैसे ही रख दिया कुछ दिनों के बाद, तो देन देयर इज ड्राइंग ऑफ मीडियम। सो इस फेज को हम क्या बोलते हैं? फेज ऑफ डिक्लाइन, यानी कि डेथ फेज। सो नंबर ऑफ सेल जो है वो डाई हो रही है। तो लेकिन अभी एक एडिशनल पॉइंट हमें यहाँ पे कंसीडर करना है, ओके। अभी एडिशनल पॉइंट्स कौन से हैं? तो ये तो फेजेस हमने मेन देख लिए, कौन से फेजेस है। अभी हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी देखेंगे आप।
ओके, तो एडिशनल पॉइंट्स कौन से हैं? सो each phase is followed by a transition phase or transition phase। ठीक है, अगर बैक्टीरिया को कोई नेक्स्ट फेज में जाना है तो इट इज फॉलोड बाय ट्रांजिशन फेज, मतलब हर फेज के बाद एक ट्रांजिशन फेज होता है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, सेल कुछ सेल जो है वो सरवाइव भी कर सकती है। ओके, सो आफ्टर देयर डेथ फेज, सो आफ्टर डेथ फेज, डेथ फेज के बाद क्या होगा? So there are nutrients from lysis of bacterial cell। ठीक है, आफ्टर डेथ फेज मतलब न्यूट्रिएंट्स वहां पे रिलीज होगी, बैक्टीरिया की डेथ होगी फिर से न्यूट्रिएंट रिलीज होंगी। न्यूट्रिएंट फ्रॉम लाइसिस ऑफ सेल्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे रिलीज होंगे एंड ये न्यूट्रिएंट जो है, these nutrients are used by cells present in medium। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ सेल जो है, some cells are सर्वाइविंग। ठीक है, उनमें सर्वाइवल के जीन्स होते हैं, स्ट्रेस रेजिस्टेंस की कैपेसिटी उनकी होती है। सो सम सेल्स आर सर्वाइविंग एंड इवन मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, देखिए। तो ये हमारा क्या है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व हमने निकालने की कोशिश की है। तो इनिशियली कौन सा फेज होगा, लैग फेज होगा। सो दिस इज लैग फेज, इसको प्रॉपरली निकालने की कोशिश करें। ठीक है, लैग फेज इतना बड़ा नहीं होगा, डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ये टाइम ऑन एक्स एक्सिस, सो यहाँ पे लॉग ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ओके, सो लैग फेज, उसके बाद होगा ट्रांजिशन फेज। ठीक है, ट्रांजिशन फेज रहेगा, दैट इज फेज बिटवीन लैग एंड लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। फिर से सेल का डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा, न्यूट्रिएंट डिक्लाइन होने की वजह से। सो इट इज कॉल्ड एज अगेन ट्रांजिशन फेज। तो ये भी एक ट्रांजिशन फेज रहेगा, ये ट्रांजिशन फेज है। और जो नेक्स्ट फेज रहेगा कि जहां पे सेल का कोई नंबर नहीं इंक्रीज होता, दैट इज स्टेशनरी फेज। ओके, सो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फिर से यहाँ पे ट्रांजिशन होगा। ठीक है, ट्रांजिशन के बाद क्या होगा, फिर से ये होगा डेथ फेज, डेथ और डिक्लाइन फेज। ये देखिए सेल का नंबर क्या हो रहा है, अभी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें मिल सकते हैं सेल को। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल का फिर से जो सेल्स बची कुची है उसका नंबर बढ़ेगा, लेकिन बट अप टू सर्टेन लिमिट। ओके, फिर से इनका नंबर कम होगा, फिर से बढ़ेगा, फिर से कम होगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इस फेज को सर्वाइवल फेज भी बोल सकते हैं। ओके, सर्वाइवल फेज। तो ये जो है डेथ फेज और डिक्लाइन फेज, इट इज फोर्थ फेज, और इसको हम नाम दे सकते हैं, दैट इज फिफ्थ फेज और सर्वाइवल फेज। तो ये भी एडिशनल पॉइंट है कि जो हमें याद में रखना है, सर्वाइवल फेज। ठीक है, जो कुछ भी बची कुची सेल्स रहेंगी, सो दे विल यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम,
मतलब क्या है, अपने सगे रिश्तेदारों को क्या कर रहे हैं वो खा रहे हैं, ठीक है, कोई पर्याय ही नहीं है, एक सिस्टम है, वहीं पे उनको सरवाइव करना है, जिंदा रहना है, तो क्या करेंगे, सेल का नंबर डिक्रीज होगा, उससे कुछ न्यूट्रिएंट मिलेंगे, उसको ही खा लेंगे, फिर से सरवाइव होंगे, फिर से ये होगा, उनका नंबर कम होगा, उनको खाएंगे, फिर से ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स है। अगर ये एक पॉइंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि क्या होगा अगर फ्रेश मीडियम में स्टेशनरी फेज के पहले ऐड करता हूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे सेल या बैक्टीरिया जो है वो अपनी ग्रोथ रिज्यूम कर सकती है। मतलब अभी बैक्टीरिया के ग्रोथ कर्व में आपको कुछ कुछ बुक्स में क्या मिलेगा, 5 फेजेस मिलेंगे, देखिए फ्लैग, लॉग या एक्सपोनेंशियल, स्टेशनरी, डिक्लाइन एंड सर्वाइवल। कुछ कुछ इसमें आपको ट्रांजिशन फेज भी मेंशन किए रहेंगे, दीज आर द ट्रांजिशन फेज। ओके, टोटल ट्रांजिशन फेज जो दैट इज बिटवीन, ओके। तो आपको ये सेंटेंस बस याद रखना ही है, सो लॉग फेज इज फॉलोड बाय ट्रांजिशन फेज, ठीक है, इसके बाद ट्रांजिशन फेज रहेगा। तो हर फेज आपको यहाँ पे ऐसे मेंशन करना है। तो आपको ये कंटेंट प्रॉपरली वीडियो देखिए एक दो बार, और इससे रिलेटेड थोड़ा बुक वगैरह रेफर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।